हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज चर्चा की विषय है गेहूं के उन्नत वैज्ञानिक ढंग से खेती, जल प्रबंधन और खरपतवार के नियंत्रण कैसे करें। संगवारी हो आप मंजाना था छत्तीसगढ़ में धान के कटाई पूरा हो चुके हैं, मिंजाई भी चलत है और हमार किसान मन रबी के मौसम में, अभी ये रबी के मौसम चलत है, ये ठंड के मौसम में हमार किसान भाई मन बहुत बड़े रकबा में जहाँ सिंचाई की भी व्यवस्था है, वहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं वहाँ राहटा गेहूँ भी बो देते, ओल्हा गेहूँ भी बो देते। यानी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन गेहूँ की भी बहुत बड़े रकबा में खेती करते हैं। तो संगवारी हो आज हम चर्चा करबो गेहूँ के खेती के विषय में और ये विषय में गोट बात करे बार चर्चा करे बार आए हमारे बीच में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री हेमंत सोनभोईर जी। सोनभोईर साहब आपके स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। और संगवारी हो किथे ना कि आगुक सियान मन कहा है कि बो दे गहूँ चल दे कहूँ, तो ओल्हा गहूँ बो दें और लुए भर जाएँ। लेकिन आजकल हमारे जैसे सोनभोईर साहब जैसे वैज्ञानिक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, नया नया किस्म के गेहूँ ईजाद करे हैं। गेहूँ कैसे बोना, गेहूँ के कौन किस्म होना चाहिए, खाद कैसे, पानी कैसे, खरपतवार की व्यवस्था कैसे करन। यानी हमारे धान के जो उत्पादन होते वैसने छत्तीसगढ़ में अब किसान मन गेहूँ के भी उत्पादन लेवत है। धान है एक अच्छा अनाज है, चावल है, वैसने गेहूँ भी एक अनाज है। तो संगवारी हो चर्चा हम शुरू करते हैं सोनभोईर साहब से कि गेहूँ के अच्छा ढंग की खेती कैसे ढंग ले करे जाए। सोनभोईर साहब आप बताते हो कि जैसे अभी गेहूँ बोना है तो प्रारंभिक रूप से किसान मन तो बहुत जन बोल रहे हैं, लेकिन कहूँ धान के कटाई लेट हो गए तो वो मन बोना चाहते तो का तैयारी करें। अब जैसे कि हम जानते हैं, हमारे किसान भाई वाले भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में ठंडा के जो अवधि है वो काफ़ी कम है। जी जी। ये अभी जैसे दिसंबर महीना से शुरू होते हैं और ये 15 फरवरी के आत लगभग जो है ख़त्म हो के शुरू हो जाते हैं। जी जी। तो गेहूं की फसल है, कैसे फसल है जिसमें कि ठंडा के बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ खास करके जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे ठंड की अवधि काफ़ी कम है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारा गेहूं यहाँ के लिए जो अनुशंसित किस्म है जो कि यहाँ के जलवायु के हिसाब से पाए गए हैं वही किस्म के चयन करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि अभी भी किसान मन जैसे कि धान काटे के बाद गेहूं बोना चाहते तो 15 दिसंबर तक गेहूं के बुआई कर सकते हैं। अब ये है कि गेहूं के जो परंपरागत तरीका है गेहूं बोए के कि जैसे कि 2 बार 3 बार जुताई करके ढेला फोड़ के
गेहूँ छिड़क के बोते हैं। तो अभी जैसे समय कम है तो समय देखते हुए कि जो नया तरीका है कि जीरो सीड ड्रिल के माध्यम से भी गेहूँ ला बुआई करे जा सकते हैं। ये में खेत के जुताई करे की जरूरत नहीं पड़े, खेत में ओल होना चाहिए और ओल होने के बाद ये सीड ड्रिल में गेहूं के बीजा और खातू दोनों डाल के ट्रैक्टर से चलित सीड ड्रिल थे, ये चला के गेहूं के खेत गेहूं ला बुआई करे जा सकते हैं। जी जी जी। तो एक से हमला दो फायदा हो जाते हैं। एक फायदा होते है कि खेत के तैयारी करे के जरूरत नहीं पड़े, तो 2 बार या 3 बार जो हम जुताई करते हैं वो जुताई के खर्चा बच जाते हैं। और दूसरा चीज़ है ये जुताई में जो समय लगा थे वो समय भी बचाते हैं। जी जी। तो जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु है कि यहाँ ठंडा कम पड़ते हैं, यहाँ पे यदि हम 1 सप्ताह भी बचा लेते हैं तो हमारे गेहूँ की उत्पादकता पर बहुत अच्छा होते हैं। जी जी। तो ये बिना जुताई करे भी डायरेक्ट जीरो सीड ड्रिल से गेहूँ की बुआई करे जा सकते हैं। संगवारी हो अभी सुनबोरे साहब बताई से कि बिना खेत ला जोताई करे हुए भी कतार से जो सीड ड्रिल से आप मन हाँ गेहूँ बो सकता हो, बशर्ते कि खेत में ओल रहना चाहिए, नमी रहना चाहिए खेत में। सुनबोरी साहब आप बताते कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे उपयुक्त आपके इंदिरा गांधी में आप मन जैसे वैज्ञानिक मन अनुसंधान करके गेहूँ निकालते हो कि छत्तीसगढ़ के लिए कौन कौन से किस्म अच्छा है? हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में गेहूं के अच्छा किस्म निकाले पर लगातार कई साल से कार्य चलता आते हैं और अभी पिछले साल से ही 2-3 किस्म गेहूं के निकाले गए हैं, जिसमें कि छत्तीसगढ़ गेहूं 3 और छत्तीसगढ़ गेहूं 4, ये 2 ज़्यादा उत्पादन देने वाले किस्म हैं। एक साथ साथ एक और गेहूं के किस्म निकाले गए हैं छत्तीसगढ़ अंबर, जो कि खाए के लिए सबसे अच्छा होते हैं। जैसे कि हमारा पुराना जो गेहूँ रहा है जिला के आजकल सुजाता किस्म के जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, खास करके कि रोटी जो है अच्छा सफ़ेद बनते, फूल थे, थोड़ा मुलायम होते, एक गुण रहते। तो छत्तीसगढ़ अंबर गेहूँ जो है वो भी वही क्वालिटी के है, वही गुणवत्ता वाले है, यहाँ पे बोए जा सकते हैं। एक अतिरिक्त और जो पुराना पहले भी अनुशंसित किस्म है जैसे कि GW 273, GW 173, कंचन और GW 366, ये ज़्यादा उत्पादन देने वाला किस्म है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की स्थिति ला देखते हैं जी, तो राज्य में अभी लगभग 1.8 लाख हेक्टेयर में गेहूँ खेती करे जाते हैं और मुख्य रूप से सब वो सिंचित हो गए, बहुत ही कम एरिया जो है असिंचित है। और उत्पादकता अपन देखें कि कतिक उत्पादन होते हैं तो औसत जो एकड़ उत्पादन है वो 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, मतलब कि 6 क्विंटल प्रति एकड़, जो कि बहुत कम है। यदि हम ये जो किस्म के नाम बताओ, यदि अच्छा से कर खेती करे जाए तो कम से कम 14 से 15 क्विंटल एकड़ में गेहूं के उत्पादन लिए जा सकता है। अच्छा, ये तो गेहूं के उत्पादकता के बात कहे सुनबोरी साहब, लेकिन हमारे किसान भाई मन जैसे कि आप बोले कि बहुत बड़े रकबा में जतक भी रकबा है अभी जो गेहूँ बोत किसान मना तो सिंचित गेहूँ बोआ थे, तो सिंचित गेहूँ में का है पानी सुनबोरी साहब हमारे एक संगवारी फोन आवा थे। हाँ बोलो भाई, कहाँ बोला था? संगवारी गोट बात नहीं हो पात लगा थे। हाँ तो सुनबोरी साहब आप बताते कि गेहूं बोना है तो के पानी देना चाहिए एक अच्छा उत्पादन के लिए, ओला बताते। अब गेहूं के जो पानी की मांग है वो इसे तो देखे जाए कि 5 से 6 बार दे के जरूरत पड़ते, यदि अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन लेना है तो 5 से 6 बार मिट्टी की स्थिति के हिसाब से सिंचाई की जरूरत पड़ते है। जैसे कि हल्का मिट्टी है तो 1 बार ज़्यादा हो जाता है। अच्छा सुनबोरी साहब, संगवारी है जहाँ तक लाइन में है फोन। हाँ बोलो संगवारी, का हाल बोला था? हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। हाँ राजनांदगांव से। हाँ बोलो रेवराम जी, का प्रश्न है आपके? गेहूं में कब खाद देना है, कब समय में और कब समय में पानी देना है, तो बिल्कुल सही बेरम पूछे हो आप मना। सुनबोरी साहब रेवराम साहू जी राजनांदगांव से पूछा थे कि पानी कतका बेर देना है गेहूं में पूरा पकत तक के, और खाद कतका देना है। तो सबसे पहले अपन पानी की चर्चा करें। हाँ,
तो जैसे कि चर्चा करें कि 5 से 6 बार पानी दे की जरूरत पड़ते। ये में दो अवस्था इसे है जिसमें कि बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होना चाहिए। एक ला कथन कि क्रीट जड़ अवस्था, क्राउन रूट बने का अवस्था कहते हैं, लगभग 20 से 21 दिन बाद आते। जबकि गेहूं के पौधा में नया प्रकार के जड़ निकलते, चमकीला जड़ निकलते, ये लगभग 20 से 21 दिन बाद के अवस्था में थे। दूसरा अवस्था होते है फूल अवस्था, जबकि गेहूं के बाली में फूल निकलते, ये लगभग 70-75 दिन के बाद आते। ये जो दो अवस्था है ये में पानी के बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए। यदि ये समय पानी की कमी होते, मिट्टी में पानी की कमी होते, तो उत्पादन जो है बहुत गिर जाते हैं। तो ये जब हमारे पास यदि कि पानी कम है तो हम ये दो समय ला बिल्कुल रूप से ध्यान रखे जाए। और यदि ये लगता है कि किसान भाई के पास कहीं कहीं जैसे कि एक ही बार पानी दे की सुविधा उपलब्ध रहते कि ये तरिया है, नरवा है, वहाँ से पानी डालना रहते, तो 21 दिन के बाद पहली पानी एक ही बार पानी देना चाहिए। वो बाद में पानी की व्यवस्था नहीं हो पावा थे। तो और जैसे कि आप बोले कि अधिकतम कतिक दे जा सकते, तो अधिकतम जैसे कि 5 से 6 बार दिए जा सकते। और एकर जो अंतर है वो लगभग हर 20 से 21 दिन बाद पानी देना है। अच्छा, जैसे कि 20 से पहली बार 20 दिन बाद हो गए, दूसरा जो है 40-42 दिन हो गए, तीसरा 60-65 दिन बाद हो गए। ऐसे ही लगभग 20 से 21 दिन के अंतराल में 5 से 6 बार पानी दे की जरूरत पड़ते। और खास करके यह भी ध्यान देना है कि जब दाना भरे की अवस्था थे, वो संबोई साहब जन संगवारी फिर फोन आते। बोला संगवारी कहाँ बोला था? हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, भव्य टोला से बोला था मैं, राजनीति जनक सोनवानी। हाँ बोलो सोनवानी जी, क्या पूछना चाहत हो? मैं सर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन से किस्म की गेहूँ जो है हमारे अच्छा लगते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के माटी में? जी, ये ला हम एक बार बता रहे हैं। और सोनबोई साहब अब फिर एक बार बताओ सोनवानी साहब ला कि किस्म कौन कौन से हैं? हाँ, मैं पहले तो चर्चा में आई, जैसे फिर भी संक्षेप में बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ गेहूँ 3, छत्तीसगढ़ गेहूँ 4, छत्तीसगढ़ अंबर गेहूँ ये जो है अभी नवीनतम विकसित किस्म है। एक अतिरिक्त सुजाता, GW 273, GW 173, ये सब किस्म है जेकर की छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से खेती करे जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो तो जहाँ तक हम पानी की बात करते रहे और पानी विस्तार से बताते हैं। हाँ, तो पानी जैसे अपन चर्चा करें कि लगभग हर 20 से 21 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। जी। पानी दे में एक दूठन और चीज़ के ध्यान देने बहुत ज़्यादा जरूरत है कि पानी जब हम दें तो खेत में ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। जैसे पाटा पानी जैसे दे तो वो पानी ऐसे होना चाहिए कि खेत में पानी मत भरे। 4 से 6 घंटा के अंतर गेहूं के खेत से पानी जो है वो सोख लेना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए। तो पानी दे के समय जल निकास के भी हम लोग ध्यान देने की जरूरत है कि ज़्यादा पानी नहीं देना है, और यदि पानी कोनो कारण से ज़्यादा हो भी जाते तो पानी ला तुरंत निकाल देना है। अच्छा। तो ये चीज़ के ध्यान रखे से गेहूँ की अच्छा पैदावार मिल सकता है। अच्छा, ये मतलब 6 बार अगर पानी पर्याप्त मात्रा में है तो 6 बार देना चाहिए। जी। अच्छा, हम तो देखथन कि जैसे धान में हम 2 बार 3 बार निदाई करथन या निंदानाशक के आजकल प्रयोग करथन। ये गेहूं की खेती में भी हम लोग देखे मिलते कि भथुआ जाग जाते या और कई तरह के वन कचरा जाग जाते, तो ओकर प्रबंधन कैसे करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछे कि पहले जो गेहूं खेती करत रही से वो में ये वन कचरा नहीं होत रही से। खास करके असिंचित वाले में तो लगभग नहीं के बताओ है कि निंदाई की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन आप जैसे जैसे लगातार खेती के तरीका बदलत जाते, इंटेंसिव खेती हो जाते, ज़्यादा खेती हो जाते, तो खरपतवार भी वही हिसाब से बढ़त जाते। तो हम देखें कि गेहूं के खेत में हमला 2 प्रकार के खरपतवार दिखते हैं। इला किसान भाई मतलब देखे लगी काबर कि वैसे तो बहुत सारे निंदानाशक है, लेकिन हमला कम खर्चा में अच्छा से प्रबंधन करना है। अच्छा, तो एक स्थिति हमला जरूरत पड़ी है कि कौन कौन से प्रकार के खरपतवार है बोला, या निंदा कचरा जो भी आप बोला तो वो कौन कौन से प्रकार से बोला देखे लगी। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार हम बांटे गए हैं। एक होते चौड़ा पत्ती वाले, एक पत्ती चौड़ा चौड़ा होते, और दूसरा होते सकरा पत्ती वाले। तो ये 2 प्रकार के खरपतवार है। इला देखे लगी हमारे खेत में कौन से प्रकार के खरपतवार है, अलग अलग है या दोनों मिक्स टाइप के है। ओकर हिसाब से हमला निंदानाशक के चुनाव करना चाहिए, जेकर से कि हम लागत में कमी कर सकते हैं।
अच्छा, नींदनाशक प्रयोग करना है तो कब करना है? बुआई के समय करना है या बीच में भी करना है? अब गेहूं के ऊपर जो नींदनाशक के प्रभाव है वो खरपतवार नियंत्रण के खातिर अब बहुत सारा अध्ययन करे गए हैं। तो और एक से एक अच्छा से आजकल नींदनाशक उपलब्ध हो गए हैं, जेकर कारण से कि बुआई के समय कोई छिड़के की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जो है जब फसल 25-30 दिन के हो जाते हैं और जब हमारे खेत में खरपतवार दिखे शुरू होते हैं वो समय ही नींदनाशक डाले जाए तो ज़्यादा अच्छा होते हैं। हाँ, एक फोन हुआ संगवारी के। हेलो हेलो। हाँ, मैं बगीचा जसपुर से बोल रहा था भाई साहब। हाँ बोलिए। हाँ, बगीचा जसपुर से बोल रहा था मैं, गंगूधर। हाँ गंगूधर भैया बोलो। हमारे यहाँ सिंचित जमीन नहीं है, लेकिन कौन सा गेहूँ लगाना चाहिए? अच्छा। हाँ, मैं बोल रहा था वही कि हम लोग के यहाँ सिंचित जमीन नहीं है जी, लेकिन कौन सा गेहूँ ऐसा लगाना चाहिए जो कि हो सकता है? जी जी, ये डमरूधर जी जसपुर से हैं। असिंचित जमीन में गेहूं बोना चाहते हैं। हाँ, असिंचित क्षेत्र के लिए जहाँ पे गेहूं की बात है, बहुत वैसे तो किस्म बहुत कम है, काबर की ज़्यादातर के जो कार्य है वो सिंचित में है। लेकिन फिर भी जो अच्छा गुणवत्ता वाले जो गेहूं है जिले कि हम असिंचित अवस्था में बो सकते हैं, जैसे कि C306, विदिशा, ये कुछ गेहूं किस्म है जो कि असिंचित क्षेत्र में बोए से भी अच्छा उत्पादन देते हैं। हाँ, बात आप जसपुर एरिया जो है, हाँ, एक लंबा समय तक ठंड रही सकती जी है, जी, है ना, मेन पार्ट वाला एरिया है वो, तो वो वहाँ ये गेहूँ मन है मतलब उपयुक्त है वहाँ के लिए। हाँ, ये जो गेहूँ जो किस्म बता हूँ ये मन जो है असिंचित क्षेत्र के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। जी जी, और ये विशेष रूप से असिंचित अवस्था में ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम गेहूं बोन तो समय ओल अच्छा से रहे ताकि बीजा जो है अच्छा से जगे। कई बार होता है कि ओल की कमी के कारण से गेहूं के अंकुरण जो है अच्छा नहीं हो पाए। और साथ ही साथ ये भी होता है कि जब बोए जाते हैं तो बोए के समय बीज के गहराई ला भी थोड़ा सा ध्यान दे का आवश्यकता है, खास करके असिंचित अवस्था में बीजा थोड़ा से ज़्यादा चल देते और ओकर से अंकुरण ज़्यादा प्रभावित होते। तो जितना भी बौना किस्म के गेहूं निकाले गए हैं अभी भी जो हरित क्रांति के बाद जो भी गेहूं आए हैं, ये मतलब उथला बोए की जरूरत पड़ते कर जो गहराई है 5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। जी जी, तो बोए के समय ये चीज़ बहुत ध्यान में रखें। यदि हमारे बीजा बोए के समय ज़्यादा गहरा चल देते तो गेहूँ जो है वो बाहर नहीं आ पाए। तो विशेष रूप से असिंचित अवस्था में भी ये चीज़ के ध्यान रखें। जी जी, अच्छा। हाँ, चर्चा खरपतवार के होती रही है, सोनभूरी साहब तो बताते हो ये खरपतवार के नियंत्रण मतलब गेहूं के 10-20 दिन के बाद ही होना चाहिए। हाँ, जैसे कि खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं, एक जो है वो फोन हुआ होते। हेलो हेलो हेलो, हाँ कहिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, मैं कबीर धाम जी बोल रहा। जी बोलो भैया, कबीर धाम से बोलो तो आप। हाँ, बुलाती नाम से बनाकर। हाँ, बुलाती नाम से बनाकर। हाँ बोलिए चंद्राकर साहब। ये हमारे कबीर धाम जिला में गेहूं के लिए कौन सा किस्म अच्छा है? गेहूं जी 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 जी, कबीर धाम जिला के मिट्टी में। जी जी जी, गुलाटी राम जी, आप कबीर धाम जिला में कौन से किस्म ज़्यादा बोए के लेके इसे पूछना चाहता हो तो शंभूर साहब आप बताते हो। वैसे भी पिछला भी एक जो प्रश्न आया रही से कि गेहूं के किस्म कौन कौन से। हाँ, जसपुर वाले पूछे। हाँ हाँ, तो ये जो गेहूं है यहाँ भी कबीरधाम जिला, राजनांदगांव जिला, बेमेतरा, यहाँ के लिए भी ये किस्म जो है उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ गेहूं 3 एक बार बता देते। हाँ, तो किसान भाई बन के जैसे खास करके रुचि है किस्म जाने में, तो जैसे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकले एकदम नवीनतम किस्म बताऊँ कि छत्तीसगढ़ गेहूँ 3, छत्तीसगढ़ गेहूँ 4 और छत्तीसगढ़ अंबर गेहूँ, ये अच्छा किस्म है। एक साथ साथ पुराना किस्म में GW 273, GW 173 ये गेहूँ किस्म है, GW 366, ये सब किस्म है जो कि
मैदानी क्षेत्र, कभी जैसे कबीरधाम क्षेत्र भी मैदानी क्षेत्र में थे, यहाँ के लिए उपयुक्त है, ज़्यादा उत्पादन देने वाला है। अच्छा, जैसे कि खाद के बात पूछे रही थे संगवारी है, पानी और खाद पूछे रही थे, तो खाद नहीं बता पाए रहे ना मना, तो नत्रजन का होना चाहिए, स्फूर की मात्रा कब देना चाहिए, कतका देना चाहिए गेहूँ में? अब गेहूं के फसल के अच्छा उत्पादन प्राप्त करे बर रासायनिक खाद के उपयोग बहुत जरूरी हो गए है। काबर कि पहली जो किस्म गेहूं है, जो देसी किस्म रहा है, उसमें रासायनिक खाद के उपयोग की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन अच्छा उत्पादन प्राप्त करे बर यह मतलब रासायनिक खादों के उपयोग करे जरूरत पड़ते है। और एकर जो अनुशंसित मात्रा है वो है 120 किलो नत्रजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर। जी जी, यह नत्रजन, फास्फोरस और पोटास के रूप में है, जैसे कि यूरिया या फिर DAP या दूसरे माध्यम से देना है। इनमें से फास्फोरस और पोटास ये पूरा मात्रा ला बुआई के समय देना चाहिए। यदि हम आधार खाद के रूप में यदि हम सीड ड्रिल में बुआई करत हन तो सीड ड्रिल में खांचा बने रहते और ये एला उपयोग करे जा सकते, ओकर माध्यम से डाले जा सकते। अब रही बात यूरिया के बात है या नत्रजन के बात है, तो नत्रजन के आधी मात्रा जो है वो बुआई के समय देना चाहिए आधार खाद के रूप में, और बचे जो आधी मात्रा है वो पहली सिंचाई और दूसरा सिंचाई के बीच में बराबर बांट के देना चाहिए। संगवारी फोन हुआ थे। हेलो हेलो, हाँ चल संगवारी फोन आए तो फिर लेबो फोन ला। अच्छा, आप ये बताते हो कि नत्रजन को जो मात्रा है, यूरिया की मात्रा कहा रहे हो, कब कब देना चाहिए, के बेर देना चाहिए? हाँ, ये जैसे कि बताओ कि नत्रजन के जो मात्रा है उला कुल मिला के 3 बार में देना है जी। जिसमें कि आधी मात्रा जो है, आधा पूरा जितना भी नत्रजन डालना है और आधा मात्रा ला बुआई के समय आधार खाद के रूप में, 1/4 जो है पहली सिंचाई जो कि लगभग 20-21 दिन बाद ही वो समय देना है, और फिर 1/4 जो बच गए वो दूसरा सिंचाई के समय जो कि लगभग 40-42 दिन के बाद ही वो समय यूरिया की मात्रा देना है। अच्छा, एक बताते पानी में फिर हम लौट के आवा था कि फ्लड विधि से भी पानी देते हैं, फुहारा विधि से भी पानी देते हैं और टपक विधि से, 3 विधि है, तो गेहूं के लिए कौन है सबसे अच्छा विधि है? गेहूं के लिए सबसे जो अच्छा विधि है वो तो जो भी प्रचलित भी है, फव्वारा विधि सबसे अच्छा है जी। और ड्रिप विधि या टपक विधि के चलन अभी कम है, हालांकि ड्रिप में सबसे अच्छा माने गए, लेकिन ओकर कुछ सीमा है, मतलब हर जगह उपयोग नहीं करे जा सकता जी जी जी। तो हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है ओकर हिसाब से देखे जाए तो फव्वारा विधि जो है वो सबसे अच्छा विधि है। एकर खासियत ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी खेत में नहीं जाए जी जी जी, तो एकर से जरूरत है। हाँ, जितना पानी की जरूरत है उतना पानी साहब, आज आप मन गेहूं के वैज्ञानिक विधि ले नए तकनीकी ले खेती कैसे करना चाहिए एकर विषय में हमारे किसान भाई का विस्तार से बताया हो, एक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई हो, आप मन भी गेहूं की खेती करत हो तो सोनबुईर साहब जो बताए वो बात ला ध्यान रखे हो, और अवैया बेरा में फिर एक नया फसल के बाद एक नए जानकारी की बात आप तक लेके आवो। तब तक दो हम लविदा, राम राम।